तो देखिए, पोलैंड भी एक बाल्टिक देश है और ऐसे में टाइम्स नाउ नव भारत के रिपोर्टर वहीं पर मौजूद हैं विद्यानाथ, और पोलैंड की राजधानी से क्या क्या अपडेट मिल रहा है वो आपको बताएंगे। विद्या, बताएं क्या वहां से अपडेट मिल पा रहा है, क्या ताजा तस्वीर वहां से? हम वॉर जोन में इस वक्त मौजूद हैं और ये वो इलाका है जो थर्राया हुआ है पिछले लगभग 10 महीने से। यूक्रेन में लगातार अटैक किए जा रहे हैं और रूस की तरफ से ये अटैक रुक नहीं रहा है। लगातार यूक्रेन जो है डिफेंड कर रहा है, पलटवार कर रहा है। हमने जो तस्वीरें दिखाई हैं उसमें हमने देखा है कि किस तरीके से यूक्रेन रशिया के जो हथियार हैं उनको अटैक करके नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की हम अपने दर्शकों को वॉर जोन से बताना चाहते हैं श्वेता, कि यूक्रेन में एक बार फिर से रूस ने अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया है। खासतौर से पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन का जो हिस्सा है वहां पर रूस आगे बढ़ रहा है। हमने अभी इस वक्त जो मेरे पास बड़ी खबर आ रही है और जो हम लगातार बता भी रहे हैं अपने दर्शकों को, कि यूक्रेन के कई हिस्से, जैसे कि हमने खेरसोन में देखा था, उसी तरीके से अब ज़ेपोरिजिया से आगे मैकोलिव का जो हिस्सा है वहां पर रशियन आर्मी जो है वो आगे बढ़ रही है और रशियन आर्मी ने कई इलाकों पर बम अटैक करके, हमला करके, धमाका करके उन इलाकों को बर्बाद कर दिया। अब वहां पर रशियन आर्मी एक बार फिर से कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। तो उड़ीसा से लेकर सुमी तक का जो पूरा इलाका है, पूर्वी और दक्षिणी इलाका यूक्रेन का, वहां पर रूस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस वक्त एक और बड़ी खबर मेरे पास है, मैं अपने दर्शकों को वॉर जोन से बता देना चाहता हूं कि बेलारूस, जहां पर रूस ने अपने तमाम सैनिकों और हथियारों को इकट्ठा कर रखा है, एक बार फिर से यह खबर आ रही है कि जिस तरीके से हमने देखा था शुरुआती दौर में बेलारूस के रास्ते रशियन आर्मी कीव की तरफ बढ़ी थी। स्ट्रेटजी और रणनीति यह है रूस की कि आने वाले कुछ ही दिन में शायद ये देखा जाएगा कि वहां से फिर से मूवमेंट होगा और फिर से हमने जो इलाके इससे पहले दिखाए हैं कि कैसे बेलारूस से कीव तक की जो सड़कें हैं वहां पर टैंक्स और वहां पर डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। एक बार अंदेशा इस बात की फिर से जताई जा रही है कि रूस जब अटैक करेगा तो भीषण युद्ध इस इलाके में देखने को मिलेगा। ये जमीन की लड़ाई होगी क्योंकि यहां देखिए ठंड का मौसम है और टेम्परेचर जो है वो माइनस में जा चुका है। ऐसे में ये एक मौका है रूस के लिए फिर से कीव तक पहुंचने का और रूस इसी रणनीति पर काम कर रहा है। श्वेता, रूस ने ये एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर, इशारे के तौर पर रूस ने बताया है कि परमाणु हथियारों का वो इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि लगातार अमेरिका की तरफ से, फ्रांस की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से जिस तरह की बातें सामने आई हैं और रोमानिया में नेटो देश ने जो चर्चा की है उसके बाद रूस एक बार फिर से अटैकिंग मोड में आ गया है। रूस ने एक बार फिर से ये कहा है कि अमेरिका से जो बैठक होने वाली थी, रशिया और अमेरिका की बैठक होने वाली थी कि परमाणु अटैक रशिया ना करे, इस पर अमेरिका जो है बातचीत करता, लेकिन वो भी जो है बातचीत अब रद्द हो गई है। तो जाहिर सी बात है जो आप बातें कह रहे हैं वहां रहते हुए कि परमाणु अटैक भी कर सकता है रशिया, जाहिर सी बात है। लेकिन रूस यूक्रेन के बैटल जोन में टाइम्स नाउ भारत के रिपोर्टर हमारे विद्या इस वक्त मौजूद है और उस लोकेशन पर विद्यानाथ झा मौजूद है जो तीसरे विश्व युद्ध का इस वक्त ट्रिगर पॉइंट बना हुआ है या हो सकता है। पोलैंड ही वो देश है जिसे रूस के हमले का डर सबसे ज्यादा सता रहा है, क्योंकि यूक्रेन के बाद पहला टारगेट जो है वो पोलैंड ही होगा। याद होगा विद्या कि इस तरीके से पोलैंड में जो मिसाइल गिरा था और उसके बाद यूक्रेन और रशिया के बीच भी एक युद्ध शुरू हो गई थी कि ये मिसाइल किसका है। आपके पास विद्या हम लौटेंगे। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है नेटो मीटिंग से जुड़ी हुई, वो दर्शकों को पहले बता दें। नेटो मीटिंग से रूस को ओपन चैलेंज जो है वो मिला है। यूक्रेन नेटो का मेंबर बनकर रहेगा, ये बात कही जा रही है। यूक्रेन को नहीं हरा पाएगा रूस। तो देखिए, नेटो ये बात साफ तौर पर कह रहा है कि मेंबर तो हम यूक्रेन को बना लेंगे अपना, और यूक्रेन को हथियार भी हम यूं ही देते रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। तो नेटो देश देखिए किस तरीके से ओपन चैलेंज रूस को दे रहे हैं। विद्या, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, ग्राउंड से एक एक रिपोर्ट जो है वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। विद्या, आपसे समझना ये चाहेंगे कि ये जो नेटो देश है ओपन चैलेंज रूस को दे रहे हैं कि यूक्रेन जो है वो नेटो का सदस्य बनकर रहेगा, हम हथियार देते रहेंगे। तो ऐसे में तो जाहिर सी बात है कि पुतिन को और आग बबूला होंगे, अटैक और ज्यादा आने वाले दिनों में बढ़ने वाले।
देखिए, ये जो नेटो का सदस्य बनने की जिद है, इसी ने यूक्रेन को युद्ध के मुहाने पर खड़ा किया था। उसके बाद जो युद्ध की विनाशक तस्वीरें हमने देखी हैं और देख रहे हैं, वो हमें दिखाई दे रही हैं, वो हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। लेकिन यूक्रेन का जो ये हश्र हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी कि यूक्रेन लगातार ये कह रहा था कि वो नेटो का सदस्य बनेगा। उसके लिए उसे पहले यूरोपियन यूनियन में शामिल होना होगा और उसके बाद फिर उसको नेटो की सदस्यता मिलेगी। लेकिन हुआ क्या है, हमने देखा है कि नेटो का सदस्य बनना तो दूर की बात है, अभी सबसे बड़ी बात यह हो गई है यूक्रेन के लिए कि वो अपनी जमीन कैसे बचाए। वो अपनी जमीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है पिछले 10 महीने से, और इन 10 महीनों में लगभग आधा यूक्रेन तबाह हो चुका है, आधी आबादी यूक्रेन की बर्बाद हो चुकी है, लोग दूसरे देश में जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। पोलैंड, इंग्लैंड, ब्रिटेन जैसे और अमेरिका जैसे देश ने इनको शरण दिया है। और सबसे बड़ी बात यूक्रेन के लिए इस वक्त यह है कि यूक्रेन अब आगे की लड़ाई कैसे लड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो हथियार, गोला बारूद, बम और हम देख रहे थे ड्रोन्स जो सप्लाई की जा रही थी यूक्रेन को, उसके लिए अब प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत पड़ने लगी है। यानी कि युद्ध की भूमि में दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहा है। रूस लगातार अटैक कर रहा है, जमीन, यूक्रेन की जमीन को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अलग अलग ओब्लास्ट जो यहां पर रीजन या ओब्लास्ट हैं, उनको वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हमने डेनेप्रो की तस्वीरें दिखाई अपने दर्शकों को, कई बार हमने कहा है कि डेनेप्रो वो इलाका है जहां से डेनेप्रो नदी होकर बहती है। निप्रो के पूरे इलाके में रूस ने अटैक करना शुरू किया है, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया, बड़ी संख्या में यहां पर लोग अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। देखिए, डेनेप्रो वो नदी है, वो रिवर है यूक्रेन का, जो यूक्रेन को 2 भागों में बांटता है। अगर ज्योग्राफिकली हम इसको देखें तो विशेषज्ञ भी ये मानते हैं, बताते हैं कि दरअसल इसी नदी के दूसरे किनारे जहां पर इस वक्त रूस की आर्मी मौजूद है, वहां से यूक्रेन को 2 हिस्से में तोड़ने की कोशिश और रणनीति रूस की रही है। और उसी के लिए लगातार हमने देखा कि जो पूर्वी इलाके हैं, जो रशिया के सटे हुए इलाके हैं, बॉर्डर से लगे हुए इलाके हैं, उन पर सबसे ज्यादा अटैक हुए। लेकिन अब गंभीर बात यह है कि हमने देखा था कि पहले जो निप्रो इलाका है, निप्रो ओब्लास्ट है, वहां पर छोटे मोटे अटैक्स किए जाते थे, लेकिन अब वहां पर अंधाधुंध अटैक्स हो रहे हैं, लगातार अटैक्स हो रहे हैं। विद्या, आप सही कह रहे हो और यही यूक्रेन की टेंशन को बढ़ा भी रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन देखिए किस तरीके से नेटो लगातार रूस के दुश्मन देश को अपने साथ जोड़ रहा है और नेटो की ताकत भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन ये सभी देश रूस के सामने कहां स्टैंड करते हैं, ये हम आपको बताते हैं। किसमें कितना दम है ये बताते हैं। रशियन आर्मी वर्सेस नेटो आर्मी, एक तरह की स्थिति तो जो है यही दिख रही है। 17 लाख अमेरिका के और माफ कीजिएगा, नेटो आर्मी 17 लाख है और अमेरिका की आर्मी की बात करें तो 13 लाख मौजूद है। इसके अलावा अगर हम तुर्की की बात करें तो इसमें 4.5 लाख हैं सैनिक। फ्रांस की बात करें तो 2 लाख है, जर्मनी की 1,90,000। इसके अलावा इटली की अगर हम बात करें तो 1,74,000। ब्रिटेन ने 1,56,000 सैनिक जो है वो है। स्पेन की बात करें तो 1.23, पोलैंड 1.2 लाख है। तो ये दम आप समझ लीजिए कि एक तरफ रशिया है, दूसरी तरफ नेटो देश है, तो आप स्थिति समझ सकते हैं। और नेटो देश ये चाहेंगे कि यूक्रेन ये युद्ध जो है वो लड़ता रहे। विद्यानाथ का रुख कर लेते हैं। विद्या, एक तरफ हम देख रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज जो है विद्या, वो चाह रहे हैं कि यूक्रेन जो है सर्दियों में भी रूस के सामने टिका रहे, क्योंकि यूक्रेन अगर सरेंडर करता है और रशिया अगर यूक्रेन पर कब्जा करने में कामयाब हो जाता है तो उसके बाद अगला टारगेट यही यूरोपियन कंट्रीज होंगे। इसीलिए आर्म्स भी दिए जा रहे हैं और बार बार कहा जा रहा है कि यूक्रेन के साथ नेटो देश जो है वो खड़े। श्वेता, यूक्रेन के सरेंडर करने का मतलब होगा कि नेटो देशों का सरेंडर करना। यूक्रेन के सरेंडर करने का मतलब होगा ब्रिटेन का सरेंडर करना। यूक्रेन के सरेंडर करने का मतलब होगा यूएस का, यानी कि अमेरिका का सरेंडर करना। तो इसीलिए तमाम जो नेटो देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन या जो सहयोगी बाकी देश भी जो हैं यूक्रेन के, वो ये नहीं चाहेंगे कि मौसम चाहे कैसा भी हो, लड़ाई कितनी भीषण और विभीषिका वाली क्यों ना हो, यूक्रेन सरेंडर कर दे, क्योंकि अब ये नाक की लड़ाई हो चुकी है। और नाक की लड़ाई में अमेरिका और ब्रिटेन कम से कम रशिया के सामने झुकना नहीं चाहेंगे। और इसीलिए तमाम तरह के हथियार, ड्रोन्स, और अभी कुछ देर पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाया, हमने बात की कि अंडर वाटर ड्रोन्स जो हैं
वो यूक्रेन को दिए जा रहे हैं। इस अंडर वाटर ड्रोन को दिए जाने का सबसे बड़ा मकसद और सबसे बड़ा फायदा जो यूक्रेन को होने वाला है वो ये है कि देखिए, जिस नदी का मैं जिक्र कर रहा था, जो यूक्रेन को दो हिस्सों में ज्योग्राफिकली बांट देता है, डेनेप्रो नदी, उस नदी में अगर रूस की तरफ से चहलकदमी देखी जाती है तो सबसे ज्यादा अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन की तरफ से यहां किया जाएगा। इसके अलावा ब्लैक सी सबसे महत्वपूर्ण है यूक्रेन के लिए भी और रूस के लिए भी। यहां पर अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल रूस और यूक्रेन की तरफ से हो सकता है। यहां हम देखेंगे कि ड्रोन से अब पानी के भीतर भी कैसे लड़ाई होती है। हमने अभी तक जो तस्वीरें देखी है, अपने दर्शकों तक खबर पहुंचाई है, टाइम्स नाउ भारत के दर्शकों तक, हमने देखा है कि ड्रोन इस युद्ध में सबसे कारगर हथियार साबित हुआ है। इसके जरिए न सिर्फ अटैक किया गया है रूस की तरफ से, बल्कि यूक्रेन ने भी TB2 ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेन के बड़े बड़े हथियारों को, टैंक्स को और जो वज्र वाहन थे उनको ध्वस्त कर दिया। तो ये ड्रोन जो हैं वो अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ड्रोन क्योंकि बहुत घातक भी है विद्या, ये ड्रोन हमने देखा, कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और ऐसे में रूस के जो दुश्मन देश हैं फिनलैंड, उसको एक तरफ अमेरिका जो सैन्य सहायता है या ये कह लीजिए कि जो खतरनाक हथियार मुहैया करवा रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यूक्रेन को लगातार बाकी देश, और अब इस कड़ी में स्लोवाकिया भी सामने आ चुका है जो सैन्य मदद दे रहा है। यानी कि यूक्रेन को मजबूत हर कोई कर रहा है और अमेरिका अपने हथियारों को लगातार बेच रहा है। बिल्कुल, अमेरिका अपने हथियारों को भेज रहा है। और देखिए, एक तरफ दुनिया के वो तमाम देश हैं जो सुपर पावर अमेरिका के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ रूस है। हमने हाल ही में अपने दर्शकों को बताया है कि कैसे अब रूस की तरफ से डिमांड किया जा रहा है कि चाइना भी उसे कुछ हथियार दे, यानी कि चाइनीज हथियारों का इस्तेमाल भी रूस अब करेगा। और इसको लेकर मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि रोमानिया में नेटो की जो बैठक चल रही है, 2 दिवसीय जो बैठक है, उसमें इस बात पर चर्चा हुई और यूरोपियन मीडिया जो है प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा है, बता रहा है कि चाइना इस युद्ध में रूस को मदद करने वाला है हथियारों के साथ, यानी कि चाइनीज हथियार भी अब मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि रूस का जो स्टॉक है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अभी तक हमने ये अपने दर्शकों को बताया है कि रूस लगातार ये कोशिश कर रहा है कि इस लड़ाई में वो आगे बना रहे, वो फ्रंट पर खेलता रहे, उसे पीछे धकेलने की जो कोशिश नेटो की तरफ से हो रही है, उस कोशिश में नेटो विफल हो जाए। लेकिन अब रूस के सामने चुनौती बड़ी ये है कि उसके हथियार कम पड़ने लग गए हैं, उसके सैनिक कम पड़ने लग गए हैं। आपको मैं बता दूं, अपने दर्शकों को एक बड़ी जानकारी मैं देना चाहता हूं, क्योंकि रूस जो है लगातार अपने नए सैनिक ट्रेन कर रहा है, नए जवानों को ट्रेन कर रहा है। एक बड़ी वजह यह है कि 40,000 रशियन आर्मी के जवानों के युद्ध बंदी बनाने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। 40,000 युद्धबंदी हैं, ऐसा यूक्रेन दावा कर रहा है। हालांकि इस बात की पुष्टि रूस की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन यूक्रेन ने कहा है कि 40,000 जवान जो हैं वो यूक्रेन में हैं, और ये वो जवान हैं जो यूक्रेन से ही, जिन इलाकों पर पहले ही 2014 में ही रूस ने कब्जा कर लिया था, वहां से तैयार किए गए ये वो लड़ाके हैं जिन्हें यूक्रेन ने बंदी बना लिया है, यानी कि अपने पास रख लिया है। अब इनको तभी छोड़ा जाएगा, इनको तभी रूस को सौंपा जाएगा जब एक संधि होती है। बाकी जगहों पर जहां पर अभी तक रूस ने कब्जा किया है, वहां से अगर रूस अपना कब्जा हटा दे तो एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड यूक्रेन ने अख्तियार किया है। और यूक्रेन का मानना यह है कि वो इस लड़ाई में पीछे नहीं हटने वाला है, क्योंकि ये उसकी आजादी की लड़ाई है, ये उसकी जमीन की लड़ाई है, संप्रभुता की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। और यूक्रेन को मदद करने वाले देश इसे अपनी लड़ाई मानकर चल रहे हैं, अपनी लड़ाई देखकर चल रहे हैं। अगर रूस ने यूक्रेन को इस युद्ध में हरा दिया तो आप समझ लीजिए कि पूरी दुनिया पर बादशाहत रूस की कायम हो जाएगी, और ये अमेरिका कभी नहीं चाहेगा, ये ब्रिटेन कभी नहीं चाहेगा। तो वर्चस्व की ये लड़ाई है, इस लड़ाई में जमीन से लेकर आसमान और
पानी तक के हथियारों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। अलग अलग इलाके यूक्रेन के, देखिए मैं एक एक करके आपको नाम बताता जाता हूं, जो पूरब से लेकर दक्षिण तक यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ही रूस इन इलाकों को अपने कब्जे में ले सकता है। शुरू करते हैं कीव से आगे, जैसे हम निकलते हैं पूरब की तरफ तो सुमी ओब्लास्ट आता है। यहां पर धमाकेदार अंदाज में रूस ने आक्रामक तेवर में अटैक्स किए हैं। कई इलाकों में 2 घंटे के भीतर 30 अटैक किए गए। ये सिर्फ 24 घंटे की मैं बात बता रहा हूं, पिछले 24 घंटे में ये घटना घटी है। इसके आगे बढ़िए, खेरसोन है, खार्किव है, तो खेरसोन, आधे खेरसोन पर रूस ने पहले ही कब्जा किया हुआ है। आधे खेरसोन में जहां पर यूक्रेन के लोग मौजूद हैं, यूक्रेन के जवान मौजूद हैं, यूक्रेन का कब्जा है, वहां से भी रूसी आर्मी के जवान यूक्रेन को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। खार्किव को लगभग 50 से 60% तक तबाह कर दिया है रूस ने। इस इलाके से लोग अपना घर-बार छोड़कर या तो यूक्रेन के ही दूसरे इलाकों में, उत्तरी इलाकों में और पश्चिमी इलाकों में भाग चुके हैं या वो देश छोड़ चुके हैं। इसमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो बिजनेसमैन हैं, यानी कि आर्थिक तौर पर अगर देखें, आर्थिक रूप में अगर देखें तो यूक्रेन को खार्किव में ये बड़ा नुकसान हुआ है। इसके आगे बढ़िए, निप्रो शहर जहां पर अंधाधुंध गोलाबारी और अटैक्स किए जा रहे हैं रूस की तरफ से। उसके आगे बढ़िए, ज़ेपोरिजिया जहां पर पावर प्लांट है, सबसे बड़ा पावर प्लांट कहा जाता है कि यूरोप का यहां पर है। और यूक्रेन न सिर्फ यहां से अपने पूरे देश में बिजली की सप्लाई करता है, बल्कि जो यूरोप के दूसरे हिस्से हैं, दूसरे देश हैं, वहां भी बिजली सप्लाई किया करता था, लेकिन रूस ने वहां उन पावर स्टेशन पर अटैक किए। मतलब स्ट्रैटेजिकली कह सकते हैं विद्या कि कैसे पूरब से लेकर यूक्रेन के पूर्वी इलाकों से लेकर दक्षिणी इलाकों तक एक एक करके शहर जो है वो रशिया टारगेट कर रहा है। किस शहर पर कब ज्यादा बमबारी करनी है, कहां ज्यादा रॉकेट से हमला करना है, ये तमाम स्ट्रैटेजी रशिया ने पहले से ही तैयार कर रखी है कि सर्दियां जैसे जैसे बढ़ेंगी हमें किन इलाकों को ज्यादा टारगेट करना है। बने रहिए विद्या हमारे साथ। एक एक जो तस्वीर है यूक्रेन और रशिया युद्ध से जुड़ी हुई, विद्या आप तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं।